जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों हम सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके रिवीजन में हमने एक लेक्चर कर लिया था। अभी हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन का रिवीजन लेक्चर 2। रिवीजन लेक्चर 1 के अंदर हम बेसिक बात करें सर्कुलर मोशन की कि उसका काइनेमेटिक्स कैसा है सर्कुलर मोशन का, और बेसिक बेसिक जो टर्म्स है वो कैसे यूज़ होती है, एक्सलेशन कौन कौन से हैं, यूनिफॉर्म, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक बात की थी। अभी हम जो करने वाले हैं वो इसका एप्लीकेशन करने वाले सर्कुलर मोशन का, कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। सर्कुलर मोशन उतना ही था, पर अभी उसका एप्लीकेशन है आपके पास में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी हम का यूज़ करके हम एप्लीकेशन करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर, सिंपल पेंडुलम में, कोनिकल पेंडुलम में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, इन सब पे हम उनका यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। बट तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम, ठीक। सिंपल पेंडुलम में क्या सिस्टम होता है आपके पास में, यहाँ पे एक रस्सी से एक m मास के ब्लॉक को ऐसे आपने हैंग कर रखा है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब जब आप इसको ऑसिलेट करवाएंगे तो कैसे ऑसिलेट होगा, इसको फील कर सकते हैं आप। ऐसे इसको अगर आप ऑसिलेट कराएंगे तो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे डांस करता रहेगा बीच में ना। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा आपके पास, यहाँ से करके ऐसे कुछ ऐसे इतने पॉइंट के अंदर ऐसे ऑसिलेट होता है। इधर जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर ऐसे वापस आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसमें ये जो पोजीशन है ये वाली, इसको बोल दिया आपने मीन पोजीशन। दिस इज मीन पोजीशन। कौन सी वाली? ये वाली, ठीक। यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे सबसे एंड जहाँ पे जाके रुकता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ वेलोसिटी दी और यहाँ पे कहीं पे जाके पहुँच जाता है, तो ये पोजीशन होगी बच्चों। ये क्या होगी आपके पास में? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। सिंपल पैटर्न समझ में आ रहा है? आप ऐसे ऑसिलेट किया, ऐसे 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 पूरी उम्र वो ऐसे ऐसे करता रहता है। अब इसमें क्या क्या इक्वेशंस बनती है, क्या क्या लिखा जा सकता है, देखिए। सबसे पहले तो मान लीजिए आपसे किसी एक पॉइंट पे, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, मीन पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहले मीन पोजीशन पे देखते हैं। तो मीन पोजीशन पे आप इसका एफ बनाएंगे तो नीचे की तरफ लग रहा होगा आपके पास में mg, और ऊपर की तरफ आपके पास लग रहा होगा टेंशन। और आप सोच के देखिए, आप कुछ कोई फिजिक्स नहीं जानना, आप एक देसी, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़े तभी आप सोचिए यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, फिर ऊपर जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगी, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा। ये तो कोई भी एनालाइज कर सकता है। तो अगर आप पूछो स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मीन पोजीशन पे है। सबसे कम कहाँ पे है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एक्सट्रीम पोजीशन स्पीड कितनी है? 0। तो इसके लिए कोई फिजिक्स नहीं चाहिए, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। या आप किससे पूछेंगे कि भाई साहब ने इसको नाम नहीं पता हो, इसका नाम सिंपल पेंडुलम होता है, बोलिए रस्सी से एक पत्थर को बांध दिया, वैसे कैसे करवाएंगे, तो बताओ कब स्पीड चलेगा। सब जहाँ इधर पहुंचेगा तब स्पीड 0 होगी, यहाँ पे आएगा सब जहाँ वो स्पीड मैक्सिमम होगा। अपने आप बताओ, नाम नहीं पता हो, इसका नाम मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है। पर कोई भी आदमी से आप पूछेंगे तो वो आपको ये चीज़ गाइड कर देगा। तो वो सब समझेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, तो वैसे ही फिजिक्स पढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है जी ऐसा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस वेलोसिटी कुछ v है। तो अगर आप बात करूँ एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, सबसे पहले एक चीज एनालाइज करने वाली है कि ये बॉब क्या कर रहा है। ये इस वाले पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। दिस बॉब इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट पॉइंट ओ। तो हमने ये बात लिख दी कि बॉब इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट ही सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, अगर पॉइंट ओ के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे? सर्कुलर मोशन में आपको क्या पता है? आपको पता है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, या फिर एक्सेशन सेंटीमीटर एक्सेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप दो तरफ एम मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या बोलेंगे? सर सेंटर की तरफ लगने वाला एफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू एम ए सी एम वी स्क्वायर बाय आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे पता है कि यार सर्कल के अलोंग मूव, मतलब ये ओ पॉइंट्स को सेंटर मान के सर्कल में घूम रहा है, और कितनी रेडियस में घूम रहा है, इसकी लेंथ कुछ एल मान लो, तो इसकी लेंथ भी पता है आपको। अच्छा, एल लेंथ में घूम रहा है, अब कुछ बचा ही नहीं। तो आपने क्या बोला? सेंटर की तरफ नेट लगने वाला फोर्स किसके बराबर? एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। सेंटर की तरफ नेट कितना लग रहा है? टी ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है। सेंटर की तरफ इतना है टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सही। पर ये कब है? एट मीन पोजीशन। इसको वी नॉट बोल देते हैं। कब लग गया? एट मीन पोजीशन। अपना फंडा भी क्लियर है भाई, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर ढूंढो और सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दो। चमक रही इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। ये तो मीन पोजीशन की बात होगी सर जी, एट मीन पोजीशन डिस्कशन हो गया। अब सोच के देखिए, मान लीजिए ये कोई और पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी बात। अगर मैं बात करूं एट ईपी, ईपी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या लिखोगे दोस्त? यहाँ पे ऐसे पहुंचा दो एक्सट्रीम पोजीशन पे। कितना एंगल हो गया? ऐसे कुछ थीटा नॉट एंगल हो गया। वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन?
जीरो होगी। एक्सट्रीम में मतलब वहां पर रुक गया, तो आप क्या बोलेंगे सर वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसमें कोई पाप नहीं है भाई। अब आप फिर से आप बोले से क्या करें, मैं बोले इक्वेशंस लिखो, तो आपने बोला यहां पे सर mg लग रहा है, इस तरफ ऐसे कुछ टेंशन लग रहा है, सही, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। अब किससे कंपोनेंट तोड़े, दुनिया इसी में दुखी रहती है भाई साहब, किससे कंपोनेंट तोड़े, तो बोले अपने को बात ही नहीं पता, अपने को एक फंडा पता है, सेंटर की तरफ नेट लगने वाला फोर्स mv², सेंटर किस तरफ है, सेंटर किस तरफ है, सेंटर ये रहा, तो इस डायरेक्शन के नेट फोर्स सीखने हैं, तो किससे कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, mg के तोड़ने पड़ेंगे, t के तोड़ने नहीं है। आपको एक्सेशन, लोग बोलते टी के तोड़ रहा, टी का क्या क्यों तोड़ दो भाई, मुझे एक्सेशन सेंटर की तरफ पता है, लोग बोलते इस डायरेक्शन में भी एक्सेशन जीरो, क्या पता अगर इस डायरेक्शन में एक्सेशन जीरो हो तो नीचे जाता ही नहीं, नीचे जा रहा है ना अभी। अगर लोग बोलते हैं वर्टिकल में एक्सेलरेशन जीरो कर दो, टी कंपोनेंट तोड़ो, टी cos थीटा इज इक्वल टू mg कर दो, भाई क्यों कर दूं, क्या वर्टिकल में अब नीचे नहीं जाएगा, क्या नीचे जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो है ही नहीं, किस तरफ एक्सेलरेशन जीरो है, तो हमें पता है कि भाई सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स mv² आ रहा था, तो वही फंडा यूज करते हैं। तो हमने क्या बोला, तो हमने टेंशन कंपोनेंट नहीं तोड़ के mg कंपोनेंट तोड़, तो हमने बोला t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² r, और इसकी वैल्यू जीरो होगी। अब लोग इससे दुखी है सर जी क्यों जीरो होगी, भाई साहब क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो टेंशन कितना आ गया आपके पास में, mg cos थीटा, कब आया, एट एक्सट्रीम पोजीशन, कब, एट एक्सट्रीम पोजीशन। सर हम इसका रट्टा मारने बिल्कुल नहीं मारना रट्टा, कंसेप्ट समझ कि कोई भी केस हो सेंटर की तरफ नेट फोर्स को किसके बराबर करना है, mv² r, तो सर जी ये तो ठीक आ गया, ये समझ में आ गया, अच्छा mg cos थीटा इधर चला गया, अब ये mg sin थीटा क्या काम करेगा, हम इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने बोला ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर क्या दे रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रहा है, ये क्या दे रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रहा है। अब सर mg की बस सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ नेट फोर्स mv² r कर दे, और जो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है या फिर रेडियस के परपेंडिकुलर होता है वो टेंजेंशियल फोर्स कहलाता है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देगा। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर आप बोलूं यहाँ पे 80 बताओ, 80 कितना होगा, 80, तो 80 हो जाएगा F टेंजेंशियल डिवाइड बाय M, टेंजेंशियल फोर्स कितना हो गया, mg sin थीटा डिवाइड बाय M कर दिया, इसने इसको मार दिया, तो कितना आ गया आपके पास में, g sin थीटा। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है सर जी, आपने मीन पोजीशन बता दिया और एक्सट्रीम पोजीशन बता दिया, अब बीच वाली बता देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो आप मान लेते हैं कोई रैंडम पोजीशन, एनी रैंडम पोजीशन होगी, कोई भी एनी रैंडम पोजीशन, एक्सेप्ट कौन कौन सी नहीं है, मीन पोजीशन नहीं है और एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, इसके अलावा कोई भी रैंडम पोजीशन है आपके पास में। तो मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे था मीन पोजीशन वाला, ये कुछ यहाँ पे गया फाई एंगल, ये ना ही एक्सट्रीम है ना ही मीन है, तो या तो वेलोसिटी ऊपर और नीचे हो, कोई भी डायरेक्शन मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है भी, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप वैसे फोर्सेस बनाओ, तो मैंने बना दिया, एक mg बना दिया, एक इधर टेंशन बना दिया। अब फिर वही दुख आ गया, किससे कंपोनेंट तोड़ू, तू बता किससे कंपोनेंट तोड़ू, मैं बोलूं मुझे कंपोनेंट बनने मतलब नहीं है, मुझे पर सेंटर की तरफ नेट फोर्स mv² r के बराबर आएगा, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालने के लिए mg कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, तो इधर कितना बन गया, mg cos phi, और इधर क्या बन गया, mg sin phi। तो आप क्या लिखेंगे, t माइनस mg cos phi इज इक्वल टू mv² r, एक इक्वेशन तो ये बन गई। क्लियर। सेकंड अगर आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखेंगे F टेंजेंशियल, तो कितना आएगा, mg sin phi, तो 80 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा g sin phi। तो मैं बोलूँ बहुत आसान काम है, अगर आप मुझे पूछ रहे वेलोसिटी वगैरह गिवन हो तो इजीली मैं बता सकता हूँ भाई साहब कितनी टेंशन आएगी वो सब आएगी, इसमें कुछ नहीं किया, कोई ऐसी रॉकेट साइंस। एक बात हमने पढ़ी थी सर्कुलर मोशन में कि सेंटर की तरफ नेट लगने वाला फोर्स सेंटीपीटल फोर्स होता है, और जो टेंजेंट डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है, वही हमने किया। कंप्यूटर ब्रेक करते हैं, नेट फोर्स लिखते हैं इक्वल टू mv² r, और जो टेंजेंशियल फोर्स होते हैं उसको हम 80 के बराबर कर देते हैं। क्लियर। तो बच्चे आपकी हेल्प करेगा सवालों में भी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर भी, और जो भी आएगा मतलब बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा आपके पास में, जितने पेंडुलम वाले हैं चाहे वो कोनिकल पेंडुलम क्यों ना हो, सब में इसी तरह का कंसेप्ट यूज होता है। आप इसको छापी फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों बेसिक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। एक सवाल लिखिए, मान लीजिए आप बता दो टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन कितना है, mg/2 है, ये आपको गिवन है सवाल में। तो बताइए थीटा मैक्स कितना होगा, और 80
एट एक्सट्रीम पोजीशन कितना आएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन कितना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, करके बताओ। हाँ भी हुआ। हमने कुछ नहीं किया, हम डायग्राम बना लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ तक गया ये आपके पास में, ये वाला एंगल कुछ थीटा मैक्स है आपके पास में ना, यहाँ तक गया। नीचे तरफ देखें तो आप यहाँ पे mg लग रहा है, ये वाला एंगल जो आपके पास में ये थीटा मैक्स हो गया, ठीक, और इधर ऐसे कुछ टेंशन हो गया। तब क्या बोलेंगे, अगर एट एक्सट्रीम पोजिशन है तो आप लिखेंगे t दैट इज t माइनस mg कोस थीटा, थीटा मैक्स आ गया आपके पास में, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। और अगर एट एक्सट्रीम पोजीशन बात करते हैं टर्म जीरो हो जाएगा, तो t की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg कोस थीटा। सवाल में गिवन टेंशन है आपके पास में mg/2, तो अगर आप इसे mg/2 के बराबर करेंगे तो कोस थीटा आपके पास में आ गया हाफ, कोस थीटा हाफ आ गया, थीटा कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। क्लियर, ठीक है। अगर आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखेंगे तो ये आएगा, तो 80 कितना आएगा, दैट इज g साइन थीटा, थीटा जो 60 कर दीजिए तो कितना है g√3/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कैसा सवाल हो सकता है, ऐसे बोल सकता है कि टेंशन एट मीन पोजीशन, टेंशन एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू 3mg, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉब एट मीन पोजीशन। हाँ भी हुआ। क्या करेंगे, मैंने बोला मान लीजिए यहाँ पे मीन पोजीशन है, यहाँ पे डायग्राम बना लिया, ऊपरी तरफ क्या लग रहा है टेंशन लग रहा है, नीचे तरफ क्या लग रहा है mg लग रहा है। इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब टेंशन की वैल्यू 3mg के बराबर है तो पुट कर क्या आएगा, 2mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। इससे तो काट दिया तो वेलोसिटी कितना आ गया, √2gr, ये वेलोसिटी आ गया, दैट इज √2gr। समझ में आ गई मेरी बात। एक और सवाल लिखिए, यहाँ पे ऐसे कुछ एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है और यहाँ पे इसको ऐसे ओमेगा से घुमाया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है जो गिरे ना, जैसे मान लीजिए ऐसे तो गिर जाएगा तो घुमाना पड़ेगा ना, जैसे हम घुमाते, अगर इसको घुमाएंगे तो ये ब्लॉक आपके पास में बैलेंस होकर रह जाएगा। तो आपको बोला गया कि इसका ओमेगा मिनिमम कितना हो, सो दैट व्हाट विल बी ओमेगा मिनिमम ऑफ सिलेंडर, सो दैट इसका मास कुछ m मान लेते हैं ना, यहाँ पे इसका मास कुछ m है, सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट फॉल, ये ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए। और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है आपको, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू।
तो ठीक सवाल है ना। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है म्यू की कितने ओमेगा मिनिमम से अब चलाएं इसको या फिर घुमाएं ताकि ये ब्लॉक ना गिरे। अभी किया जाए इसको, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हुआ है ना, इसके ऊपर नीचे तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक, और ऊपरी तरफ ऐसे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तभी बचेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर गिरना नहीं चाहिए, मतलब फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। इसकी रेडियस जितनी पड़ेगी, मान लीजिए इसकी रेडियस कुछ r है, तो आप क्या बोलेंगे, जो n होगा ये n सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देगा आपको, तो n किसके बराबर आएगा, n आएगा m ओमेगा स्क्वायर r के, ठीक है। और अगर आप मिनिमम वैल्यू की बात करें तो फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगा देगा, म्यू मल्टीप्लाई n किसके बराबर होना चाहिए, mg के, तो n की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mg, इसने इसको मार दिया तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास में आ गई, दैट इज अंडर रूट g बाई म्यू r, ये आपके पास में ओमेगा आ गया। इतने मिनिमम ओमेगा से आपको घुमाना पड़ेगा, इससे कम होगा तो ब्लॉक आपके पास में गिर जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो ब्लॉक बचा रहेगा, गिरेगा नहीं। क्लियर। आइए एक और सवाल कर लेते हैं इसके बाद में अपने, और वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा ना उससे। बच्चों सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, पर मतलब बढ़िया है, ये आपको सोचने में मजबूर करेगा अगर आपको पहले देखा हुआ नहीं है सवाल, तो सिंपल है, मतलब इसमें बढ़िया कंसेप्ट यूज होता है, मतलब है बहुत छोटा सा सवाल, फिर इसको सोचना बढ़िया है, आप सोच के देखिए बढ़िया ढंग से क्या जवाब आता है आपको। हाँ भी बनी बात। तो आप देखिए, आपको बोला गया कि ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा विद एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से, तो अल्फा से रोटेट करवाना शुरू करते हैं। तो अगर आप इस ब्लॉक के देखें तो इस ब्लॉक के दो एक्सीलरेशन है आपके पास, इसको ऐसा ऊपर से व्यू करते हैं, इसको ऊपर से व्यू करते हैं, तो एक तो इसका एक्सीलरेशन इस तरफ है आपके पास में 80, मतलब कोई भी स्टेट पे होगा टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, और एक इस तरफ AC है, ये दो एक्सीलरेशन है आपके पास, और दोनों को कौन प्रोवाइड कराएगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा, दोनों को प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन पर, और कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन है जो आपको ये दोनों फोर्सेस दिला सकता है। तो 80 की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी, अल्फा मल्टीप्लाई आर। अब AC की वैल्यू क्या होगी, AC होगा आपके पास में v स्क्वायर बाय आर। अब v की वैल्यू कैसे निकालने हम, या फिर इसको ओमेगा स्क्वायर आर लिख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इनिशियल 0 था, तो ओमेगा फाइनल होगा अल्फा टी स्क्वायर आर, ऐसा होगा। कितना सही है। अब अगर आप नेट फोर्स देख रहे हैं तो नेट फोर्स कितना चाहिए आपको, दैट इज m मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यही चाहिए, और ये कौन प्रोवाइड कराएगा, फ्रिक्शन, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई m। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये तो ये m आ गया, AC को लिख दिया आपने अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर और r फिर इस पूरे का स्क्वायर, ठीक, प्लस AT कितना आ गया आपके पास, दैट इज अल्फा r का स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर, कितना सही, इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू n को लिख दिया mg, इसने इसको यहाँ पे मार दिया, कितना सही है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपने, इसमें से हम अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है ना आपके पास में, तो स्क्वायर उठा देते हैं, ये दो तरफ स्क्वायर उठाते हैं, यहाँ बन गया अल्फा की पावर 4 टी की पावर 4 आर स्क्वायर, यहाँ बन गया अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में म्यू जी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो t की पावर 4 बन गया आपके पास में, दैट इज म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा की पावर 4 और आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/4, ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये अप्रोच है। आई होप आपको बात चमक गई होगी। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार, तो आप देख लीजिएगा इसको ना। बच्चों अभी हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड की, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को थोड़ा सा बैंक किया जाता है, टिल्टेड रहती है रोड ऐसे, ताकि टर्न करने में आसान हो, ठीक है। थीटा एंगल मान लीजिए। अब इसमें 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस कर रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं आपके पास में, विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन वाला केस मतलब फ्रिक्शन तो है नहीं। अब यहाँ पे इस गाड़ी को ऐसे टर्न करना है ना, ऐसे यहाँ पे गाड़ी है आपके पास में, ऐसे गाड़ी मानिए, इसको टर्न करना है ऐसे, कितनी रेडियस में टर्न करना है, रेडियस गिवन है आपको, ये मान लीजिए कुछ r रेडियस में ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो। तो आपने इसका एफबीडी बनाया, तो कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक नीचे यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, सॉरी एक mg लग रहा है, और एक यहाँ पे आपके पास में नॉर्मल लग रहा है। और ये वाला एंगल भी कितना हो गया आपके पास में, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये लिखेंगे कि F अलोंग सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और दूसरी क्या लिखेंगे भाई, ये नीचे नहीं जा रहा ना, तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी है इसके पास में। वर्टिकल डायरेक्शन में F नेट 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में F नेट 0 नहीं होता है, तो ऊपर जाता है फिर नहीं जाता। और अगर मैं बोलूँ F इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये कितना है 0, तो हम सिंपल से इतना ही काम करेंगे। तो अगर आप इसके एफबीडी को क्लियरली देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई दिया, तो एक कंपोनेंट तो इधर आया आपके पास में इसका नॉर्मल का, तो कितना बना, दिस इज बिकम n cos 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया n sin थीटा। और ऊपर की तरफ क्या बनेगा, दिस इज n sin 90 माइनस थीटा, दिस इज बिकम cos थीटा, सही। तो आप क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है, दैट इज n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दोनों को आप डिवाइड मार दीजिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाए tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। क्लियर, ये केस हो गया जब कोई फ्रिक्शन नहीं था और आपके पास वेलोसिटी फिक्स होगी, वैसे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं हो, तो आपको जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, एक एडिक्वेट वेलोसिटी हो सकती है। और वेलोसिटी आपके पास में ज़्यादा होगा, जैसे वेलोसिटी यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड है ताकि विदाउट फ्रिक्शन मूव कर जाए, तो वेलोसिटी है √tan थीटा rg, tan थीटा rg, तो ये विदाउट स्लिपिंग मूव करेगा। अगर आपके पास में वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी, वेलोसिटी बड़ी हो जाती है किससे, tan थीटा rg से, तो ब्रो किस तरफ, ये गाड़ी किस तरफ जाएगी, तो बचा, अगर गाड़ी जो रिक्वायर्ड है उससे तेज होगी तो ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा ना भाई, इतने तो फील आती है तुझे कि बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ ज्यादा आएगा तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जो सीधा फील कर ले तो धीरे घूम रहा है नीचे गिरने के चांसेस, तेज घूमेगा तो ऊपर जाने के चांसेस है। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो कहाँ जाएगा, स्लाइड अप, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, स्लाइड अप। और अगर जो वेलोसिटी है तेरी वो इससे अगर कम हुई तो क्या हो जाएगा, स्लाइड डाउन। मतलब कुल मिला के तुझे इतनी ही वेलोसिटी चाहिए, एग्जैक्ट इतनी वेलोसिटी चाहिए अगर विदाउट फ्रिक्शन मूव करवाना है r रेडियस के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात, अगर रेडियस फिक्स है तो। और अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो तो ऊपर ही चाहिए, समझ में आ गई बात। अब हम सेकंड केस करते हैं विद फ्रिक्शन का। अगर आप बात करेंगे विद फ्रिक्शन, तो विद फ्रिक्शन में 2 केस बनते हैं आपके पास में। सबसे पहले हम बात करें कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, Vmax कितना हो सकता है, सो दैट कार डज नॉट स्लिप, ठीक है। अब मेरी बात समझना, एफबीडी बनाओ वापिस इसका, बहुत दिखने में बड़ा लगेगा पर है आसान। यहाँ पे आपने इसका एफबीडी बनाया, यहाँ पे कार बना दी, कार ऐसे r रेडियस में कुछ घूम रहा है आपके पास में ना, ऐसे करके कुछ r रेडियस में घूम रहा है। सब डायग्राम बनाओ, सब इसका एफबीडी बनाओ सभी। एक क्या बन गया आपके पास में, फोर्स नीचे की तरफ mg बन गया, एक नॉर्मल लग गया इस तरफ। अब आप मुझे ये बताइए फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा। तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब इस कार की टेंडेंसी कहाँ जाने की, ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा फ्रिक्शन, इससे नीचे की तरफ फ्रिक्शन रहेगा। और फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगा देगा, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई n, ये फ्रिक्शन हो गया, सही। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला एंगल कितना आ गया आपके पास में, थीटा आ गया ये वाला एंगल ना, और ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो पहला काम तो यही किया, सेंटर के अलोंग नेट फोर्स को mv स्क्वायर बाय r के बराबर किया। तो यहाँ पे n का कंपोनेंट इधर कितना आएगा आपके पास में, इधर एक फोर्स बन रहा है n sin थीटा, एक इधर बन रहा है म्यू n cos थीटा, सही। नॉर्मल का कंपोनेंट थोड़ा और फ्रिक्शन का कंपोनेंट थोड़ा, ये आ गया आपके पास में। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं,
एन का कंपोनेंट इस तरफ कितना है, दैट इज एन कोस साइन 90 बाई थीटा, दिस इज कोस थीटा, ठीक। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा म्यू एन साइन थीटा और एक नीचे की तरफ एम जी। तो हम दो काम करने, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर करना है और वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्सेस को बराबर करना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया वर्टिकल डायरेक्शन की दैट इज एन कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक। आप इन दोनों को डिवाइड मार दीजिए, एन कट जाएगा, बात बन जाएगी। कैसे डिवाइड मार सकते हैं, तो ये ऊपर तो बन गया म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे देखा तो इसको इधर लिया था कि एन उड़ जाए ऊपर नीचे, तो ये बन गया कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और यहाँ पे आ गया डिवाइड में एम जी, इसने इसको उड़ा दिया, ये बन गया वी स्क्वायर बाय आर जी। क्लियर, तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन बन गया। कुछ नहीं करना, बस आपको ये दिखना चाहिए कि अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो गाड़ी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। सही, हमने बेसिक जो था उसी को फॉलो किया। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट को 0 किया है और सेंटर ऑफ नेट फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर किया है। अभी मान लीजिए यही केस होता आपके पास में वी मिनिमम कितना हो, यही केस होता आपके पास में वी मिनिमम कितना हो ताकि कार स्लाइड ना करे। तो अगर मिनिमम वेलोसिटी की बात होगी तो कार की किस तरफ आने की टेंडेंसी होगी, नीचे की तरफ आने की टेंडेंसी होगी आपके पास में। थोड़ा देख लेते हैं ये, तो सेम अप्रोच से होगा। आप चाहे तो आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में ये हो गया विद फ्रिक्शन, विद फ्रिक्शन, और कौन सा केस है इसमें, मिनिमम वेलोसिटी का। मिनिमम वेलोसिटी किस तरफ, तो अगर आप ऐसे यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे इसका, यहाँ पे ऐसे कार बना दीजिए, तो आपको पता है कि गाड़ी नीचे की तरफ आने की कोशिश की तो फ्रिक्शन इस बार ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई एन। एक यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, नीचे की तरफ ऐसे एम जी रहेगा। अगेन आप इक्वेशन लिखिए, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। और ये वाला एंगल आपके पास में थीटा हो गया। तो एक इक्वेशन इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, इज एन कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा बन गया माइनस म्यू एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एक इक्वेशन ये बन गई, सेंटर ऑफ नेट बैलेंस आउट कर दिए। वर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो एन का कंपोनेंट बन जाएगा एन कोस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। सेकेंड इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड मारती है, दैट इज साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ये एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है। तो बैंकिंग ऑफ रोड दिखने में से ड्रामा लग सकता है जी ये क्या है, पर है बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट चीज आपके पास में है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम पहले समझ में आना चाहिए वो होता कैसा है, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर जब आपको दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पे कहीं भी एनिमेशन देख लीजिएगा इसका। जैसे ये आपके पास में ऐसे एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम कैसे घूमता था, ऐसे ऑसिलेट करता था ऐसे, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ये वायर है चार्जर की, तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, पर आपको समझ में आ रहा है सिंपल पेंडुलम ऐसे घूमता है। और आप बात करें कोनिकल पेंडुलम की तो ऐसे ऐसे घूमता है कोनिकल पेंडुलम ऐसे। तो ये देखिए ये जो वायर है वो कैसी शेप बना रही है, कौन बना रही है इस वायर का, अगर आप देखेंगे कैसी शेप में वायर घूम रहा है, तो कौन बना रहा है वायर का इंटरफेस, कैसे यहाँ पे ऐसे चलता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे। तो कैसी शेप बना रहा है ये, कौन बना रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम का अगर आपको प्रोसेस क्लियर है किस तरीके से घूमता है तो बात बन जाएगी। तो अगर आप देखें कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, ठीक। इसके बीच में ऐसे घूमता है यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे है वैसे ऐसे कुछ घूम रहा है, ये वाला एंगल थीटा। तो ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर आप सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो सिंपल पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में करता है, वो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करता है। उसका सेंटर ये होता है, इसका सेंटर अगर आप देखेंगे तो ये है, ये बात ध्यान रखेंगे। कई बार सवाल में कोनिकल पेंडुलम नाम नहीं लेता, उसे बोला गया पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपको समझ में आना चाहिए किसकी बात कर रहा है, कोनिकल पेंडुलम की। कोनिकल पेंडुलम का जो सेंटर है वो ये है, सिंपल पेंडुलम का जो सेंटर था वो ये था। ये बात समझ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे हम, मैंने बोला यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा आपके पास में एम जी, ये दो फोर्सेज लगा दी हमने, ठीक है। अब अगर हम देखें थोड़ा डायग्राम बना के एफ बी डी, इसकी वेलोसिटी कुछ वी मान लेते हैं कि वी वेलोसिटी से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो वेलोसिटी किस तरफ है, अंदर की तरफ होगी ना, वेलोसिटी ऐसे अंदर की तरफ होगा वी, तो मैंने ऐसे शो कर दिया। अगर आप ये वाला एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल देखेंगे थीटा आ गया, तो आप क्या लिखेंगे,
क्या क्या करेंगे, एक तो सेंटर की तरफ एफ टुवर्ड सेंटर कितना आएगा mv²/r, और एफ इन वर्टिकली नेट कितना आना चाहिए 0। वर्टिकल में 0 क्यों आना चाहिए, बिकॉज अब ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऊपर ही थोड़ी जा रहा है, घूम तो एक ही लेवल पे रहा है। अगर एक ही लेवल पे रहा है मतलब वर्टिकल में नेट फोर्स कितने आपके पास में 0 है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या बने टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। और सेकंड अगर आप देखेंगे वर्टिकल में बैलेंस कर दिया टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg। सही, आप दोनों को डिवाइड मार दे tan थीटा इज इक्वल टू v²/r। क्लियर। ये सेम रिजल्ट तब भी आया था जब आपके पास में वो केस था कि सड़क की बैंकिंग है, रोड की बैंकिंग है और फ्रिक्शन नहीं है, तब भी सेम, क्योंकि उसमें ऐसे डायग्राम था, उसमें टेंशन की जगह सिर्फ नॉर्मल था, यहाँ पे नॉर्मल था, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन था, बाकी सब सेम था। तो सेम रिजल्ट आ गया। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक थीटा पे घुमाना तो एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसको कुछ v नोट बोल देते हैं यहाँ पे, दैट इज v नोट कितना है आपके पास v0² इज इक्वल टू tan थीटा r। अगर आपके पास से v ग्रेटर देन होगा v नोट के, तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, वो बड़ी रेडियस में घूमने की कोशिश करेगा। आप सोच लीजिए ज्यादा तेज घुमाएगा तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर आ जाएगा ऊपर जाएगा। अगर वेलोसिटी से कम होगा तो थीटा क्या होगा आपके पास, घटना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है बच्चों कोनिकल पेंडुलम में, और कुछ नहीं पूछता कोनिकल पेंडुलम में, सीधा पूछता है फोर्स इक्वेशन लिखी होते हैं, एक चीज गिवन होगी एक नहीं गिवन होगी, तो आपसे पूछेगा निकाल के बताओ तो हो जाएगा। तो कोनिकल पेंडुलम बच्चों आसान है, आप इसको सही ढंग से फील करके और देख के जाइए। बच्चों अभी हमें सर्कुलर मोशन की लास्ट चीज पढ़नी, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और जो कि वर्क पावर एनर्जी से लिंक था। इससे पहले वाला पोर्शन जो आपके पास जितना पढ़ा वो सब एनएलएम और फ्रिक्शन से लिंक था। सर्कुलर मोशन का पार्ट जो हमने पढ़ रहे थे, सिंपल पेंडुलम हो गया आपके पास में, वो एनएलएम से लिंक है डायरेक्टली, बिकॉज उसमें फोर्स लिखना है। फिर हमने बैंकिंग ऑफ रोड देखा, वो फ्रिक्शन से लिंक था आपके पास में। कोनिकल पेंडुलम आपके पास में एनएलएम से लिंक था। अभी जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी से लिंक है। कई बार मतलब सर्कुलर मोशन अलग से नहीं पढ़ाया जाता, तो वर्क पावर एनर्जी के अंदर आपको पढ़ा दिया जाता है दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और ये बैंकिंग ऑफ रोड फ्रिक्शन में पढ़ा दिया जाता है, और सिंपल पेंडुलम का केस आपको एनएलएम में पढ़ा दिया जाता है। तो हम वैसे ही मैशअप है, इस वजह से अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो सबका मिक्स आपको दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो वर्क पावर एनर्जी से लिंक्ड है। तो हम शुरू करने वाले हैं अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उससे पहले हमें एक चीज़ की जरूरत है कि हम सिंपल पेंडुलम के अंदर वर्क पावर एनर्जी लगाना सीख लें। वर्क एंड थ्योरम कैसे लगा के यूज करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना हो, v मिनिमम कितना हो, सो दैट जो डिफ्रैक्शन हो जाए वो 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, सवाल आप पहले सवाल से सीख लेंगे ना हम इसको। हमसे पूछा गया कि फाइंड v मिनिमम सो दैट बोब मूव अप टू 60 डिग्री। मतलब यहां से लेके कहां पे पहुंच जाना चाहिए, यहां पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, 60 डिग्री पे। तो ऐसे पूछा गया बताइए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। हाँ भाई देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा काम है वो ये है कि हम 60 डिग्री तक मूव करवा दें इसको और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। तो मान लिया मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो मान लिया यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v नॉट होगा, और जब 60 डिग्री पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मैंने वर्क एंड थ्योरम लगाया, तो मैंने बोला वर्क एंड थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आपके पास में, एक टेंशन फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। ये किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, वर्क डन में टेंशन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने वर्क डन में ग्रेविटी लिखा, तो कितना ग्रेविटी नीचे की तरफ देखते हैं कितना हाइट ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया। तो ये हाइट कितनी है आपके पास में, ये L है आपके पास में, दिस इज L ना, ये L है। तो ये कितना आ गया, L cos 60। तो ये जो हाइट है दिस इज L माइनस L cos 60। ये विजुलाइज कर पा रहे हैं, टोटल L था, यहाँ तक गया L cos 60, कितना हाइट ऊपर गया, L माइनस L cos 60। तो आप बोलेंगे वर्क डन में ग्रेविटी आया mg, और इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, L ब्रैकेट में 1 माइनस cos 60, और माइनस का आएगा
क्यों माइनस का है? बिकॉज नीचे से ऊपर गया है तो ग्रेविटी नीचे रहेगी, ज़्यादा ऊपर है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों? 0। इनिशियल कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सही, इस m ने इसको मार दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाई 2, वी नॉट स्क्वायर बाई 2, दिस इज बिकम GL ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 60, कोस 60 कितना आएगा? हाफ आएगा, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया? GL बाई 2 आ गया, तो वेलोसिटी वी नॉट कितना आ गया? अंडर रूट GL, ये वेलोसिटी आ गया। मतलब कितनी वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए? 60, मतलब रूट GL वेलोसिटी गिवन होगी, तभी जाके आपके पास में 60 तक जाएगा। इसमें थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अगर आप पूछूं आपसे सेकंड सवाल इसके अंदर, फाइंड टेंशन एट मीन पोजीशन, टेंशन बताइए मीन पोजीशन पे कितना आएगा? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लिखेंगे सर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो mv की वैल्यू कितनी होगी? GL, टेंशन आ गया 2mg। आसान था, ये तो पहले भी देख चुके थे, वेलोसिटी नहीं गिवन थी, वेलोसिटी हमने निकाल दी। एक और सवाल करिए। आपको बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक सिंपल पेंडुलम है, उसको ऐसे छोड़ दिया वर्टिकली, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल करके छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहला केस पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉब व्हेन स्ट्रिंग बिकम वर्टिकल, व्हेन स्ट्रिंग बिकम वर्टिकल, पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन angle with vertical, when it make 60 degree angle with vertical। ये दो सवाल हैं आपके पास में, ये करके बताइए, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी भाई साहब कि हाँ सिंपल पेंडुलम में वर्क एंड थ्योरम कैसे लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर स्ट्रिंग वर्टिकल बनेगा तो वो स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा आपके पास में ना, और जब स्ट्रिंग ऐसे कुछ हो जाएगा तो अगेन मैंने लिखा सबसे पहला केस कर रहा हूँ, तो मैंने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज़ टेंशन का वर्क डन 0 होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा कितना? mgl आएगा, इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल कुछ हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल कितना? 0। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आपके पास में इज अंडर रूट 2gl, यहाँ आ गया वेलोसिटी। सही, ए वाला केस तो हो गया। सेकंड वाला केस में क्या पूछा? टेंशन बताइए, इनिशियली यहाँ पे था, जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल साथ 60 डिग्री एंगल बना दे, कुछ ऐसा एंगल बन जाए। सबसे पहले मुझे वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कि 60 डिग्री जब यहाँ तक आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये L है, तो ये कितना हो गया? L cos 60।
सबसे पहले आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालिए, v कितना आएगा, v डैश कितना आएगा, तो मैंने बोला mgl cos 60 इज इक्वल टू m v डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय l। m ने m को मार दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नहीं, ये सॉरी, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, इसने इसको मार दिया। तो अगर वी डैश की वैल्यू देखेंगे, दिस इज बिकम अंडर रूट 2 जी एल कोस 60। कोस 60 हाफ होता है, कितना बन गया, रूट जी एल। मतलब आपको इस वाले इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिल गई, दैट इज रूट जी एल, ये भी मिल गया। अब आप लिख दीजिए यहाँ पे, ये वी डैश वेलोसिटी आ गई, इधर एम जी लग रहा है और इधर ऐसे कुछ टेंशन लग रहा है, और यार अगर कितना 60 डिग्री हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, टी माइनस कुछ ऐसा बनाया ना, टी माइनस एम जी कोस 60 इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अब आप कर दीजिए, टी एम जी कोस 60 हो गया एम जी बाई 2, एम वी डैश का स्क्वायर कितना गया, जी एल, जी एल डिवाइड बाई एल, इससे इसको उड़ा दिया, टेंशन आ गया बच्चों 3 एम जी बाई 2। तो जो टेंशन होगा आपके पास में वहाँ पे, दैट इज 3 एम जी बाई 2। समझ में आ रही है बात? तो अभी हम एक्चुअल में शुरू करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो समझ में आता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल वर्टिकल में बनेगा। आपकी होता है सर्कल ऐसे वर्टिकल में घूमना है ना, ऐसे, ठीक। अब देखिए आपके पास में सबसे पहले ये होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी मिनिमम कितना हो। अगर आपके पास में स्ट्रिंग है आपके पास में, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी मिनिमम कितना हो ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रहा है? हम क्या निकालना चाहते हैं कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे वी मिनिमम कितना हो ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे। यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, t प्लस mg इज इक्वल टू m वी मिनिमम का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है l। इतना सही। तो अगर आप क्या चाहते हो वैसे, वी मिनिमम हमें मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो इसमें देखिए, तो mg को तो आप कम ज़्यादा कर सकते, आप टेंशन कर सकते हैं, टेंशन नेगेटिव हो नहीं सकता, टेंशन कितना हो जाए, 0 हो जाए, टेंशन कितना हो जाए आपके पास, 0 हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज बिकम, ये यहाँ पे उड़ गया आपके पास में, तो वी मिनिमम कितना आएगा, रूट जी एल। इसका मतलब क्या है कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी एल होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट जी एल होगा, तब जाके सर्कल कंप्लीट होगा, उससे कम होगा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे रूट जी एल है, तो अगर आप इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, वर्किंग थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का नाम कुछ हो गया ए मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम बी। तो ए और बी में अगर आप वर्किंग थ्योरम लगाएंगे तो आप लिखेंगे एम जी एल इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर। सही। तो ये बन गया एम जी एल, वेलोसिटी एट ए गिवन है हमें, दैट इज हाफ एम जी एल। सही। तो ये कितना आ गया आपके पास, इट इज हाफ एम वी बी का स्क्वायर। इस m ने इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पे टोटल आपके पास एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज 3gl। वेलोसिटी एट p कितना बन गया, रूट 3gl, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आएगी, रूट 3gl। सिमिलरली अगर आप इस वाले पॉइंट पे निकाल के देखेंगे वर्क एंड थ्योरम लगा के, तो यहाँ पे आएगा रूट 5gl। और ये वाला पॉइंट सेम है आपके पास में, तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट 3gl। मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, अगर आपको स्ट्रिंग वाला केस चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी की अगर आप बात करेंगे तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है ताकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो मिनिमम वेलोसिटी रूट 5gl। रूट 5gl से कम होगा तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फिर बी मिनिमम रूट gl नहीं आएगा, उससे कुछ ज़्यादा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। सिमिलरली अगर आप इसको चेक करेंगे अगेन वर्क एंड थ्योरम से, तो यहाँ से 60 डिग्री के एंगल में वेलोसिटी आती है आपके पास में रूट 2gl, दिस इज रूट 5gl, दिस इज रूट 4gl, यहाँ पे रूट 4gl, यहाँ पे 60 डिग्री पे भी आएगी आपके पास में रूट 4gl। आप करके देख लीजिए वर्क एंड थ्योरम लगा के, यहाँ पे आपके पास में आएगा ये वाला एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे आएगा रूट 2gl, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, दिस इज अगेन रूट 2gl। फिर ऐसा रिजल्ट आता है। रिजल्ट याद इसलिए कर रखा है बिकॉज स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें जरूरत पड़ती रहती है इसकी, इस वजह से हमने इस रिजल्ट को याद रख सका। क्लियर है? तो ये सब के सब डाटा हाँ आप मतलब चेक भी कर सकते हैं, आप इनकी वैल्यूज निकाल के आप यहाँ पे देख भी सकते हैं।
तो इजीली आपको मिल भी जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे √5GL था, यहाँ पे √3GL है, तो 90 डिग्री जब टर्न हुआ तो √2GL से मतलब जैसे अंदर वाली टर्म पहले 5GL थी तो अब 3GL होगी, तो अंदर वाली टर्म रूट के अंदर वाली टर्म 2GL से कम होगी। यहाँ से फिर 90 डिग्री जाएगा तो फिर आपके पास में 2GL से कम होगी, फिर यहाँ से आया तो 2GL से बढ़ गई, यहाँ पे आ गया तो इस हिसाब से बढ़ेगी। और 60 डिग्री जाएगा मतलब हाफ चला गया, मतलब जब L हाइट ऊपर उठता है तो 2GL कम होगी। L/2 हाइट ऊपर उठा है, L cos 60 तो ये L/2 उठा यहाँ पे, L/2 हाइट ऊपर उठेगा मतलब हर एक L/2 हाइट में रूट के अंदर वाली टर्म 1GL से कम हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा सवाल आया कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ऐसे, मुझे कुछ ऐसा बोल दे कोई कि यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रिंग थी, उसको वैसे दे दी √10GL दे देती मान लो, ठीक। अब मुझसे पूछा हर एक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो चाहे तो आप वर्किंग थ्योरम लगाओ, पर मुझे पता है कि भाई साहब हर एक GL के मतलब हर एक L लेंथ ऊपर जाने से अंडर रूट के अंदर 2 नंबर से कम हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी बचेगी बच्चों, यहाँ बनेगी √2 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना √8, फिर यहाँ पे 2 से कम हो जाएगी तो यहाँ पे कितना √6GL, फिर यहाँ पे आएंगे तो वापस बढ़ेगी तो यहाँ पे कितना देगा √8GL। क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 6 डिग्री वाले टर्म्स बनाएंगे यहाँ पे तो यह वैल्यू आएगी √9GL। यहाँ पे अगर आप देखें 60 डिग्री पे तो अभी ऊपर जाए तो कम हो रही है, तो यहाँ पे कितना बनेगा √7GL। ठीक, समझ में आ रही है। अब इसमें टेंशन पूछ सकता है, बताओ इस वाले यहाँ पे टेंशन कितना, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे टेंशन, तो यहाँ पे सिर्फ टेंशन है सेंटर की तरफ, mg नीचे की तरफ है, t को आप लिखेंगे दैट इज mv²/r, तो टेंशन आ गया 8mg, इधर आ गया 8mg टेंशन। यहाँ पे टेंशन अगर आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो लिखेंगे t + mg = m v²/L, तो कितना आ गया यहाँ पे 5mg। ठीक, यहाँ पे भी कितना आ गया 8mg आ गया। यहाँ पे टेंशन अगर आप चेक करेंगे तो ये mg हो गया, ये cos थीटा हो गया ना, और ये t - mg/2 = 9mg, तो टेंशन कितना आ गया आपके पास 11mg/2 नहीं 19mg/2, इस वाले पॉइंट पे टेंशन आ गया। ठीक, यहाँ पे टेंशन चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे t - mg = mv²/r, तो 10mg बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11mg। तो इस तरीके से आप टेंशन वगैरह कहीं पे कुछ भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये आपके पास है बच्चों स्ट्रिंग वाला केस। स्ट्रिंग वाले केस में इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। अगर मान लीजिए यही आपके पास में रोड का केस होता तो रोड में अगर आप देखें टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो कुछ जरूरत नहीं है ना, बिकॉज रोड तो यहाँ पे पहुंच गया तो आगे अपने आप चला जाएगा। तो अगर आप रोड वाला केस दे रहे हैं कि रोड घूम रही है आपके पास में, इसमें स्ट्रिंग थी, अगर रोड घूम रहा होगा बच्चों तो वी मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे 0 रिक्वायर्ड होगा। ठीक, तो आपसे समझ में आ गया। रोड वाले केस में ऊपर वी मिनिमम 0 रिक्वायर्ड है, बिकॉज 80 में अगर यहाँ पे 0 के नीचे गिर जाएगा ना तो यहाँ पे √GL रिक्वायर्ड है। रोड वाले केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना रिक्वायर्ड है 0 रिक्वायर्ड है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होगा आपको √4GL। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितना होगा फिर √2GL, यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होगा आपको दैट इज √2GL, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, रोड में मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है √4GL, और स्ट्रिंग वाले केस में मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है √5GL। क्लियर। बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे v कितना दूं, v मिनिमम कितना दूं ताकि ये यहाँ तक पहुँच जाए, जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए, तो आप मुझे बता पाएंगे। तो आप सर L जाने में तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाए 0 हो जाए, वेलोसिटी 0 कितनी वेलोसिटी चाहिए √2GL, डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, वर्क एंड थ्योरम से करें तब भी हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर जैसे मान लीजिए अब ये केस में लिख दूँ कि यहाँ पे आपके पास में ये जो वेलोसिटी है v, अगर ये वाली वेलोसिटी 0 से बड़ी और √2GL से छोटी होगी तब ये क्या करेगा, इससे पहले कहीं पे रुक जाएगा, टॉप मोस्ट तक यहाँ तक भी नहीं जाएगा, थोड़ा बीच में आएगा, तो कैसा मोशन करेगा, पेंडुलम वाला मोशन करेगा। नहीं, √2GL होगा तो क्या होगा, यहाँ तक भी नहीं जाएगा, बस इसे थोड़ा नीचे तक जाएगा, लास्ट यहाँ तक नहीं जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे। तो कैसा मोशन करेगा बच्चों ये, दिस विल बिहेव लाइक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। अगर आपके ऐसे वेलोसिटी बड़ी आ गई इक्वल टू आगे √5GL, तो आपको पता है भाई सब √5GL वाला केस आ गया, मतलब क्या बनेगा ये आपके पास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसके बीच वाला केस इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास में, जे कहीं पूछ सकता है, अगर वेलोसिटी √2GL से बड़ी आ जाए और √5GL से छोटी आ जाए तो ना ही पेंडुलम बनेगा ना ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनेगा, बीच में कुछ होगा। तो होता क्या उस वाले केस में
यहाँ तक ऐसे कहीं पे यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाके फिर ऐसे इसके बाद में रस्सी स्लैग हो जाती है, रस्सी स्लैग हो जाती है, फिर ऐसे प्रोजेक्टर बन जाता है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, इन मिड एयर string will sag and it will move in projectile, part। क्लियर? उस वाले केस में कैसा होता है, देखिए यहां तक ऐसे कुछ जाएगा आपके पास में, कुछ यहां तक पहुंच जाएगा, इस वाले पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैग होगा, जिस वाले पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैग हो रहा होगा वहां पे क्या लिखेंगे आप, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल पे स्ट्रिंग स्लैग हो रहा है, तो यहाँ पे mg लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे थीटा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज mg cos थीटा प्लस टेंशन होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r। इस वाले पॉइंट पर अगर आप एफपीडी बनाएंगे, टेंशन इधर लग रहा है, सेंटीमीटर नेट फोर्स कितना है, t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक, अब आप किसी पॉइंट पे वेलोसिटी, तो यहाँ की वेलोसिटी पता है आपको, मान लीजिए v नॉट पता है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप v वर्गीन थ्योरम से, थीटा की टर्म में निकाल सकते हैं। अब आप पता है स्ट्रिंग स्लैग होगा, टेंशन कितना बन गया, 0 बन गया, टेंशन 0 बन गया, इसने इसको उड़ा दिया, तो वेलोसिटी कितना आ गया, √gr cos थीटा। क्लियर? इस हिसाब से आप यहाँ पे कोस और वेलोसिटी भी आप निकालें थीटा की टर्म में, यहाँ से आपको वो पॉइंट मिल जाए जहाँ पे स्ट्रिंग स्लैग हो जाएगी, और एक बार जब स्ट्रिंग स्लैग होगी तो बच्चों क्या मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको अगर मैं ये वेलोसिटी दे दूं कि √4gl है आपके पास में, तो बताइए स्ट्रिंग कहाँ पे स्लैग होगा, ये वाला सवाल आप होमवर्क में रख लीजिए। आपको बोला गया कि वेलोसिटी √4gl है, तो स्ट्रिंग स्लैग होगा, ऑब्वियसली बीच में स्ट्रिंग स्लैग होगा, तो कहाँ पे स्लैग होगा, तो इसका जो जवाब आएगा वो कुछ यहाँ पे थीटा आएगा, तो ये आता है आपके पास में थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। आप चेक कर लीजिए करके एक बार, कि सवाल ये है कि यहाँ पे ऐसे कर दिया, बताओ कहाँ पे स्ट्रिंग स्लैग होगा, तो फाइनल जवाब ये आएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। क्लियर? ठीक है। अगर ये रोड वाला केस है, रोड तो कभी स्लैग हो ही नहीं सकती, रोड कभी स्लैग होती नहीं है। एक और इस तरह का केस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको चीज समझ में आ जाएगी। ये सवाल बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा ना, √4gl वाला। बच्चों यहाँ पे ऐसे बोल दिया हेमिस्फीयर है ना, ऐसे एक हेमिस्फीयर है, ठीक, और ये फिक्स है हेमिस्फीयर, इसके ऊपर यहाँ पे एक बॉल रख दी, ठीक, तो आपसे बोला कि बताइए कब ये बॉल कांटेक्ट लूज करे, कौन से एंगल पे ये बॉल कांटेक्ट लूज करेगी। तो जब कांटेक्ट लूज कर रही होगी तब क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा एंगल पे कांटेक्ट लूज कर रही है, तो कांटेक्ट लूज करने का मतलब क्या होता है, इसमें स्ट्रिंग के स्लैग होने का मतलब है टेंशन 0, यहाँ पे कांटेक्ट लूज करने का मतलब है नॉर्मल 0। तो आप वो इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पे ये mg बन गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एक इक्वेशन तो ये बन गया, सही। और यहाँ पे आप देख लीजिए कितना नीचे आया, तो ये आया आपके पास में mg r ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सेकंड टर्म आ गई वेलोसिटी थीटा, थीटा में पता है, आप निकाल लीजिए, तो यहाँ पे भी सेम जवाब आएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसके अलावा ये सवाल ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको भी आप स्मूथ मान लीजिए, आप फ्लोर को स्मूथ मान लीजिए, इसका मास भी m, इसका मास भी m, वैसे प्रोसीड कर लीजिए, फिर दोनों चलेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, एक के रिस्पेक्ट में आप फोर्स की इक्वेशन लिखिए, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, इस वजह से वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं चाहें तो, वो सर्कुलर मोशन की बात है वैसे, मतलब सेंटर ऑफ मास में हम उसको आगे यूज करेंगे जब ये दोनों फ्री होंगे। ठीक है बच्चों, तो सर्कुलर मोशन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।